बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई चालक छड़ है और उसको अगर चुंबकीय क्षेत्र में एक सिरे के परितः घुमाया जाए तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, रीडिंग लगाइए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ को घुमाने पर छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी अगर छड़ को किस प्रकार से घुमा रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने ये माना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा लगा हुआ है, तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है और उस चुंबकीय क्षेत्र में एक छड़ को रख करके उसके एक सिरे को स्थिर करके उसको घुमाना है। किस प्रकार से, मान लो छड़ ये रखी हमने, उस छड़ को ऐसे रखा और ये सिरा स्थिर रखा, इसको ऐसे घुमाना है। तो उसको घुमाने पर कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ये हमको ज्ञात करना है। बात समझ आ रहा है? तो हम मान लेते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया जिसकी डायरेक्शन हमने अंदर तरफ मानी है, चुंबकीय क्षेत्र है बी। एक क्षण है ओ पी, मान लेते हैं क्षण ओ और पी, ये क्षण हो गई। ठीक है ना, इस क्षण को हम इस ओ के परितः इस वृत्तीय पथ पर इसको घुमा रहे हैं ऐसे। इसको हम इस प्रकार से समझ गए ना, ऐसे घुमाना है। इसको घुमाने पर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा इसके सिरों के बीच में, ये ग्रेजुएशन करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, पहले इसकी भाषा लिख लें ताकि आपको नोट्स बनाने में समस्या ना आए। इसकी भाषा क्या लिखेंगे, जो हमने माना है उसको लिख लेते हैं। पहले माना एक चालक छड़, माना एक चालक छड़ ओपी, ओपी जिसकी लंबाई L है, यानी ये जो हमने जो छड़ मानी है इसकी लंबाई क्या मान लिया हमने L। ठीक है, छड़ ओपी जिसकी लंबाई L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एक सिरे ओ के परितः कोणीय वेग ओमेगा। कोणीय वेग तो जानते हैं ना, फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं हम लोग कोणीय वेग के बारे में। कोणीय वेग से घुमाई जा रही, ये मान, यानी ये मान लिया हमने कि माना एक क्षण ओपी जिसकी लंबाई L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक सिरे O के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जा रही है। कह सकते हैं कोणीय वेग से वो घूम रही है। ठीक है, घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र जो की डायरेक्शन में लिख लेते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ये और हमने मान लिया। यहाँ तो कोई समस्या, जो हमने यहाँ पर माना है उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्षण को हमने, चलो इसको कलर बदल देते हैं, ये क्षण हमारा
OP, ठीक है ना, ये क्षण है OP। अब जरा ध्यान दो, जब घूम रही तो मान लेते हैं कि इसी समय ये यहां से मान लेते हैं किसी क्षण यहां पर थी, वो थोड़ी देर बाद यानी डेल्टा टी समय में घूम करके वो यहां पर आ जाती है, यानी डायरेक्शन हमने जो घूमने की मानी है वो ये v वेग से मान लेते घूम रही है, ठीक है ना। और v इंटू आर ये ओमेगा होता है, ये हम लोग पर जानते हैं। तो मान लेते हैं ये डेल्टा टी समय में t से घूम करके कहां पर पहुंच जाती है q। तो ये जो त्रिभुज बन गया है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो मान लेते हैं P से Q तक पहुंचने में उसको डेल्टा टी समय लगता है, उस समय ये बहुत समय हमने जो डेल्टा टी माना बहुत सूक्ष्म समय अंतराल है, और सूक्ष्म समय अंतराल में वो डेल्टा थीटा कोण से घूम जाती है। यहाँ से ये कोण हमने क्या मान लिया, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा दिख रहा है, ये डेल्टा थीटा लिखा है ये, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, माना क्षण डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा थीटा कोण घूमकर OQ स्थित में पहुंच जाती है। ये मतलब ये मान चलना है, कोई लगातार घूम रही है, नहीं कि O से चली और Q पर रुक गई, ये लगातार चक्कर लगा रही। हमने किसी क्षण मान लिया तो उसको P से Q तक जाने में डेल्टा T समय लगा, तो डेल्टा T समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई। समझ में आ रहा है, तो पहुंच जाती है। तो ये जो P से Q तक की जो डिस्टेंस है जिसको लोग चाप कहते हैं, ठीक है ना, तो P चाप है और पूरा जो चक्कर लगाएगा तो उसकी परिधि हो गई, परिधि का एक छोटा सा भाग हुआ PQ, ठीक है ना, उसको लोग चाप कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, कितनी दूर चलेगा वो डेल्टा टी समय में हो जाती है। तुम्हारा क्षण डेल्टा टी समयांतराल में डेल्टा क्यू कोण घूम करके OQ स्थिति में पहुंच जाती है। तो चाप चाप PQ का मान कितना हो जाएगा, PQ चाप PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर, अब देखिए सूत्र हम लोग जानते हैं ना, कोण बराबर होता है, जानते हैं, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप बराबर कितना हो जाएगा, कोण गुणित त्रिज्या। तो कोण कितना है, आप लिख सकते हैं कोण गुणित त्रिज्या। तो कोण कितना हुआ, डेल्टा थीटा, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या तो उसकी जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी इसकी त्रिज्या है क्षण की। तो क्षण की लंबाई हमने मान रखी L है, तो कोण गुणित त्रिज्या इतना हो जाएगा PQ का मान, ठीक है। तो त्रिभुज जो बन गया हमारे पास, हालांकि एकदम जो है वो समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन कोण बहुत छोटा होने का इसको हम समकोण त्रिभुज मान सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल कह सकते हैं डेल्टा टी समय में क्षण कितना क्षेत्रफल कवर करती है, ठीक है। तो PQ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, उसको मान लेते हैं डेल्टा A क्षेत्रफल। डेल्टा A बराबर कितना हो गया, सूत्र हमको पता है, समकोण त्रिभुज सूत्र लगाएंगे 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो हमको पता होना चाहिए कि आधार गुणित ऊंचाई सूत्र होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र हो गया। आधार ये PQ आधार तरह काम करेगा, ये बहुत सूक्ष्म। आइए अगर इस तरीके से मानो त्रिभुज ऐसा है हमारे पास, ये O है, ये P है, ये Q है, ये कोण है डेल्टा थीटा, और ये PQ, ये उसकी हो जाएगी आधार, और ये होगी उसकी ऊंचाई।
ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आधार से क्या हो जाएगा पी क्यू, और ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, ये 90 डिग्री एंगल मान लो आप, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल ये भी ले सकते हैं, ये एल ये भी एल, दोनों एल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऊंचाई कितनी हो गई इसकी, ऊंचाई को हम लोग क्या ले सकते हैं ओ पी। ये बात समझ में आई। 1/2 आधार को तो सूत्र लगाया गया है, आधार का मान हमने ओपी लिख दिया, ऊंचाई लिख दी ओपी। वैल्यू लगाओ जरा इसकी, तो कितना वैल्यू हो जाएगी 1/2 ओ पी क्यू। पी क्यू क्या है ये हमने निकाल चुके हैं पहले, इसका चाप का मान कितना हो जाएगा, चाप पी क्यू का मान कितना है डेल्टा थीटा इंटू एल, और ओपी ये अपने आप में खुद एल है ये, ठीक है ना। त्रिज्या काम कर रही लंबाई, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 एल स्क्वायर डेल्टा थीटा। ये डेल्टा ए का मान निकालिए, यानी डेल्टा टी समय में कितना क्षेत्रफल वो कवर करती है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हो रहा है भाई, अगर यहाँ पर होती तो क्षेत्रफल इतना था, थोड़ा यहाँ पहुंच गया इससे भाव बढ़ गया, यहाँ पहुंच गया और बढ़ गया, ऐसे बढ़ता जाए क्षेत्रफल परिवर्तन होगा। और क्षेत्रफल अगर परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ऐसा फैराडे ने बताया था, फैराडे के नियम के अनुसार। तो इतना क्षेत्रफल में इतना क्षेत्रफल हमारा हो गया डेल्टा टी समयांतराल में, ठीक है ना। तो क्षण के सिरों के बीच कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा, तो इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर आगे करते हैं। नोट कर लिया, क्षण के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या लिखते हैं हम लोग, E = डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये तो फैराडे के नियम से हमने लिख दिया। वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कैसे होता है ये बता चुके हैं हम। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है तो बी चेंज हो, या तो ए चेंज हो, या तो थीटा चेंज हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी तो कांस्टेंट है, समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, ठीक है ना। और ए यहाँ पर चूंकि ये वाला जो कोण बदल रहा है, इस कारण से क्षेत्रफल बदल रहा है, और क्षेत्रफल बदल रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होगा। चुंबकीय फ्लक्स में अगर चेंज होगा तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो फैराडे के नियम के अनुसार यहाँ पर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, इसके आंशिक मान क्यों लिखा गया है, ठीक है, माइनस नहीं लगा रहे हैं इसलिए, वो दिशा बताता है सिर्फ, यहाँ पर दिशा का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल आंशिक मान हमको निकालना है। तो ई का मान कितना हो जाएगा डेल्टा, और फाई का मान हमको पता है, सूत्र क्या होता है बी इंटू ए, I = B × A अपॉन डेल्टा बी, ये हो जाएगा। थोड़ा सा और अरेंज करके इसको लिखिए, E = लिख सकते हैं, B कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। अब अभी सब डेल्टा A का मान हम लोग निकाला है कि डेल्टा टी समयांतराल में कितना क्षेत्रफल कवर कर गया उसने, ठीक है ना। तो समीकरण में क्या निकाला गया था, याद करो जरा, क्या था, देखो कॉपी में क्या लिखा है, डेल्टा ए का मान था 1/2 एल स्क्वायर डेल्टा थीटा, ये तो था डेल्टा ए का मान, और डेल्टा टी ये और हो जाएगा नीचे। यहाँ कोई दिक्कत यहाँ से भाई, ये डेल्टा ए का मान हमें लगाया है 1/2 एल स्क्वायर डेल्टा थीटा, और डेल्टा टी तो पहले से था। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कोणीय वेग की परिभाषा के अनुसार। ये मान हो जाएगा 1/2 बी एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा, यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि
ओमेगा इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये जो डेरिवेशन आया है ये आपको याद भी रखना, न्यूमेरिकल भी इससे बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं कि अगर किसी क्षण को किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके एक सिरे के परितः घुमाया जाए, इस कह सकते हैं घूर्णन अक्ष जो इसकी है भाई, ऐसे क्षण को ऐसे घुमाया जा रहा है ऐसे, तो इसकी घूर्णन अक्ष कैसी होगी, ऐसी होगी, इस अक्ष के परितः घूम रही है, तो इसका घूर्णन अक्ष कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो अगर क्षण को चुंबकीय क्षेत्र क्षण की अक्ष को अगर चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा में रख करके घुमाया जाए तो उसमें विद्युत वाहक बल का मान जो उत्पन्न होता है उसका मान है E = 1/2 BL² ओमेगा। समझ आ रहा है? तो ये उनको डेरिवेशन करना था कि अगर किसी क्षण को अगर चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए किसी एक सिरे को स्थिर करके तो उसमें कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। ठीक है ना? इसको तैयार कर लेंगे, बहुत आसान है लेकिन एग्जाम में पूछा भी जाता है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं हम लोग, तो नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल करने से पहले हम इसमें एक जोड़ना चाहते हैं लास्ट में कि यदि क्षण का प्रतिरोध अगर R है तो क्षण में प्रेरित धारा का मान कितना होगा। क्षण में प्रेरित धारा, क्षण में प्रेरित धारा I = E/R, ये फार्मूला होता है। अगर क्षण का प्रतिरोध अगर हम R मान लेते हैं तो उसमें धारा का मान कितना होगा, जब विद्युत वाहक बल इतना उत्पन्न होता है = 1/2 BL² ओमेगा। तो यहाँ पर E का मान लगा दीजिए, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, BL² ओमेगा/2R। बस R से डिवाइड करना है केवल, ये धारा का मान निकल आएगा। समझ आ रहा है? तो इसको नोट कर लीजिए उसी के आगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 2 मीटर लंबी धात की एक क्षण अपने सिरे पर 5 रेडियन सेकंड के वेग कोणीय वेग से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.2 cos हो तो क्षण के दोनों सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन उसी फार्मूला पर आधारित है जो अभी हम लोग डेरिवेशन किया है कि जब विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होता है जब वो क्षण चुंबकीय क्षेत्र को काटती हुई गति करती है। हमने माना था कि चुंबकीय स्थल की तरफ अंदर की तरफ है, ठीक है ना, तो अंदर तरफ है और अंदर तरफ ऐसे है और इसको क्षण को घुमाना है ऐसे, तो चुंबकीय बल रेखा कटती हुई घूमेगी क्षण तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसमें क्या है, क्षैतिज जो घटक है वो चुंबकीय क्षेत्र का दे रखा है, ठीक है ना, और उसको ऊर्ध्वाधर तल में घुमाई जाती है, तो इस क्षैतिज घटक को ये क्षण है वो काटती जाएगी तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो वैल्यू नोट करें, पहले जो दे रखी है L यानी चालक क्षण की जो लंबाई कितनी है वो 2 मीटर है। ये कर सकते हैं आप लोग, पॉज करके वीडियो करके देख लीजिए, उसके बाद फिर आप वीडियो चला करके देखें तो पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो L = 2 मीटर हो गया। ओमेगा कोणीय वेग का मान है 5 रेडियन प्रति सेकेंड और चुंबकीय क्षेत्र का जो मान दे रखा है वो 2.2 गॉस है और ये पता है कि ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है, इसको टेस्ला में चेंज करना पड़ेगा। तो एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, 10⁻⁻4 टेस्ला। एक टेस्ला में 10⁻4 गॉस, तो एक गॉस में 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, E = फार्मूला अभी हम लोगों ने निकाला है 1/2 BL² ओमेगा। इसमें वैल्यू लगा देनी है बस,
फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए फार्मूला को याद भी रखना, डेरिवेशन भी आपको तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 1/2 बी का मान कितना है 0.2 इंटू 10⁻⁻4 यल 2 का स्क्वायर और ओमेगा 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इससे 2 से 2 कट जाएगी, 0.1 है, इसको 0.10⁻5 कर लो, पॉइंट खत्म करो तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻5। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, पूरा करके आपको बता दें 10⁻⁻5 हो गया, ठीक है। और ये 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 जोड़ते 10⁻⁻5 बचा, इसको लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू 2 गुणते 10⁻⁻4 वोल्ट। इतना विद्युत वाहक बल खत्म हो जाएगा। अगर इसको मिली वोल्ट में अगर चेंज करना है तो 1000 और गुणा कर दीजिए, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 मिली वोल्ट। 1 वोल्ट में 1000 मिली वोल्ट होते हैं, तो अगर चेंज करना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसका आंसर। अगर नहीं चेंज करना चाहते तो वोल्ट में रखिए, तो 2 × 10⁻⁴। अगर मिली वोल्ट में चेंज करें तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 को 10⁻³ घात हो गई, 10⁻³ प्लस की है माइनस की 10⁻4 है, तो 10⁻−1 बचेगा, दशमलव हटाइए, दशमलव यहाँ पर एक अंक से करके लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ई की वैल्यू मिली वोल्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।